चुनाव है बिहार में और चर्चा है जयचंद की। सवाल है कौन है ये जयचंद। सवाल ये भी है कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। पार्टी और परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव के हिसाब से जयचंद कौन है और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कौन। बिहार में शुरू हुए इस जयचंद चर्चा पर बात करेंगे विस्तार से। साथ ही विदेशी धरती पर भारत का पक्ष रखने गए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के सवाल पर भी गौर करेंगे, जिसमें उन्हें पूछना पड़ा क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली खबरों का बुलेटिन खबरगांव समाचार। राजा जयचंद गढ़वाल वंश के राजा थे, जिन्होंने 12वीं सदी में कन्नौज पर शासन किया और इतिहास में अमर हो गए। उनका नाम विश्वासघात का पर्याय बन गया। जयचंद गाली का संबोधन हो गया। कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन मोहम्मद गौरी की मदद की थी। इस वजह से जयचंद संबोधन का मतलब विश्वासघात या गद्दारी का पर्याय माना जाने लगा। हालांकि इसे लेकर काफी विवाद भी है। ऐतिहासिक अभिलेख उन्हें अपने समय के सबसे बहादुर, परोपकारी और धार्मिक शासकों में से एक के रूप में भी दर्शाते हैं। इतिहासकारों का एक पक्ष राजा जयचंद को लेकर प्रचलित मान्यता को सिरे से खारिज करता है और इसे कहानियों के माध्यम से फैलाया गया झूठ बताता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात राजा जयचंद के इतिहास की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति पर। राजा जयचंद कौन थे, इसे लेकर भले ही इतिहासकारों में विवाद हो, लेकिन राजनेताओं में कोई द्वैत नहीं है। हर कोई कह रहा है कि हम बताते हैं जयचंद कौन है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं, नेताओं के भाषण आ रहे हैं और जमकर एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनाव है और इस चुनावी युद्ध में उतरने के लिए सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस सबके बीच सोशल मीडिया पर आया एक पोस्ट, जिसने चुनावी वार पलटवार का रुख जयचंद की ओर मोड़ दिया। ये पोस्ट आया तेज प्रताप यादव की ओर से। बिहार की हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व पर्यावरण मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के ज्येष्ठ पुत्र और हाल ही में पार्टी और परिवार से निष्कासित किए गए पूर्व राजद नेता। पार्टी और परिवार से निकाले गए क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके फेसबुक अकाउंट से हुए एक पोस्ट ने बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दी थी। इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव की ओर से दावा किया गया कि वो और अनुष्का यादव पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया गया, फिर अपलोड हुआ और फिर से डिलीट हुआ। बाद में तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया था। ये पोस्ट किसने किया, ये जांच का विषय है, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन राजनीति जरूर शुरू हो गई है। चुनाव से ठीक पहले आए इस पोस्ट से होने वाले नुकसान को भांपते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने न केवल पार्टी से बल्कि परिवार से भी तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया। कहा कि तेज प्रताप की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर अब तक तेज प्रताप यादव चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन 1 जून को उनकी ये चुप्पी टूट गई। अपने माता पिता के लिए किए ट्वीट में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। तेज प्रताप ने एक और ट्वीट अपने भाई तेजस्वी के लिए किया। एक बार फिर से खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताया। इस ट्वीट में भी एक बार फिर से जयचंद का जिक्र आया। तेज प्रताप ने लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर #जयचंद ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अपने अपने हिसाब से बयान के मायने निकालने शुरू कर दिए। कयास लगाया जाने लगा कि ये जयचंद आखिर हैं कौन। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप ने पार्टी और परिवार के खिलाफ बगावती रुख अपनाया हो।
पहले भी वो कई बार पार्टी और परिवार को असहज कर चुके हैं, लेकिन कभी भी इसे लालू यादव के उत्तराधिकार की लड़ाई के रूप में नहीं देखा गया। 2013 में पटना की परिवर्तन रैली में दोनों भाई एक साथ राजनीति के मैदान में उतरे थे और हर बीतते साल के साथ छोटे भाई तेजस्वी यादव स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित होने लगे और तेज प्रताप यादव धीरे धीरे किनारे हो गए। तेज प्रताप यादव ने कई बार तेजस्वी यादव के सहयोगियों पर निशाना भी साधा, खास तौर पर संजय यादव के खिलाफ, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सहयोगी और राज्यसभा के सांसद हैं। तेज प्रताप यादव संजय यादव को बाहरी बताकर सार्वजनिक तौर पर भी निशाना साध चुके हैं। संजय यादव के अलावा तेजस्वी के निशाने पर जगदानंद सिंह समेत पार्टी के कई दूसरे नेता भी आ चुके हैं। ऐसे में जब तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में जयचंद का जिक्र किया तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये जयचंद कौन है, ये कोई पार्टी का नेता है या फिर परिवार का सदस्य। वैसे तो इस सवाल का जवाब तेज प्रताप यादव ही दे सकते हैं, लेकिन भाजपा ने इस ट्रेंडिंग कीवर्ड को लपकने में कोई कोताही नहीं बरती और ट्वीट कर कहा कि हम बताएंगे जयचंद कौन है। बीजेपी ने जयचंद पर पूरा कैंपेन लॉन्च कर दिया। बिना नाम लिए लालू यादव पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने ट्वीट किया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता है। बताने की जरूरत है या आप समझ गए। एक और ट्वीट में बिहार बीजेपी ने लिखा, समाजवादी आंदोलन के नेताओं से छल करके कांग्रेस की गोद में बैठकर बिहार को बर्बादी के गड्ढे में धकेलने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता। सेम यही लाइन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भी हैंडल से आई। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, अपने शासनकाल में दलितों, पीड़ितों, वंचितों का नरसंहार करने वाला सत्ताधीश जयचंद कौन था? कौन था समाज का जयचंद? सब जानते हैं जंगल राज के पनागाहों को, सब पहचानते हैं बिहार के जयचंद को, जो उस वक्त के बिहार के सत्ताधिकाज थे। यानी एक तरह से एनडीए ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। शुरुआत राजद की ओर से भी हो गई है। भले ही भाजपा के जयचंद कौन वाले अभियान पर पार्टी की ओर से कोई सीधी प्रतिक्रिया ना आई हो, लेकिन कानून व्यवस्था और खस्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रखा है। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में रेप पीड़िता की मौत के बाद राजद ने नीतीश कुमार और उनके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर हमला बोला। मुजफ्फरपुर से एक 9 साल की रेप पीड़िता बच्ची को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया था। परिजनों का आरोप है कि 5 घंटे तक वो पीएमसीएच के बाहर खड़े रहे, बच्ची को एडमिट नहीं किया गया। बाद में लोकल विधायक के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता एडमिट हुई। 5 दिन तक इलाज चला और बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधते हुए कहा, आज कुड़नी मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता बेटी हार गई। कुर्सी कुमार की निर्दयी और बेपरवाह अमंगल व्यवस्था जीत गई। राजद ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा। अब भाजपा, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच ये जो भी राइवलरी, जिसे पॉलिटिकल राइवलरी कहते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है मलेशिया से। भारतीय सांसदों, नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के 7 दल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने विदेशी दौरे पर गए हैं, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। लेकिन किस पार्टी से कौन नेता जाएगा, इसे लेकर काफी विवाद हुआ। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने डेलीगेशन के लिए चुने गए नामों पर सवाल उठाए, जबकि डेलीगेशन में शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद जैसे उन्हीं की पार्टी के नेता चुने गए थे। मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री रहे शशि थरूर के बयानों का तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुलकर विरोध किया ही। अब पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को लेकर विवाद शुरू हो गया है और सलमान खुर्शीद को पूछना पड़ा कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। एक्स पर लिखे गए एक पोस्ट में सलमान खुर्शीद ने कहा, जब मैं आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के मिशन पर हूं, तो ये दुखद है कि हमारे देश में लोग राजनीतिक निष्ठा को तौल रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? सलमान खुर्शीद इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करने के बाद फिलहाल मलेशिया में है। उनके दल का नेतृत्व जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की भी तारीफ की थी, जो पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से हटकर था।
कांग्रेस पार्टी ने सलमान खुर्शीद का नाम डेलीगेशन के लिए भी नहीं भेजा था। इसके बावजूद मोदी सरकार ने शशि थरूर और मनीष तिवारी के साथ उन्हें डेलीगेशन का हिस्सा बनाने का फैसला किया, जिसकी कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की थी। सलमान खुर्शीद ने एक्स पर पोस्ट किसके लिए किया ये तो साफ नहीं है, लेकिन बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग पूछते रहते हैं कि आप उस डेलीगेशन में क्या कर रहे हो जिसमें बीजेपी के लोग हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इस समय राजनीतिक मतभेदों से हटकर एक सुर में राष्ट्र के पक्ष में बोलने की जरूरत है। आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, हम यही कर रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो पोस्ट कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा है कि देशभक्ति अलग है और मोदी भक्ति अलग। सलमान जी की बात सही है कि जब विदेश में रहें और ख़ास तौर से इस डेलीगेशन में वहाँ पर एकता का प्रदर्शन करना है, लेकिन यह भी उनकी बात से लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी वाले को संदेश देना चाह रहे हैं कि देशभक्ति अलग है, मोदी भक्ति अलग है। तो मोदी भक्ति व्यक्ति भक्ति होती है। मोदी एक इंसान है, जैसे सलमान जी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हालांकि एक खबर और आई है कि विदेश से लौटने के बाद प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है पूर्वोत्तर से, जहां बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचा रखी है, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर है। सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में एक सैन्य शिविर में तैनात 3 जवानों की मौत हो गई। 6 जवान अभी भी लापता हैं। असम के गुवाहाटी में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि लखीमपुर और गोलाघाट में बाढ़ की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। असम में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और बारिश की वजह से 7 और मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में 8 लोगों की मौत हुई। कई सारे पुल बह गए हैं, सड़कों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पूरे क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। बीआरओ, एनडीआरएफ और राज्य पुलिस और केंद्रीय बल मिलकर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो आज के खबरगांव समाचार में इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।